हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। वनीजा अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सामने आईसीयू के शीशे से उसे अपनी मां लेटी हुई नजर आ रही थी, जिनके जिस्म पर बहुत सी तारें लगी हुई थीं। डॉक्टर ने अभी कुछ देर पहले ही साफ कह दिया था, वनीजा बीबी, आपकी मां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनका फौरन सर्जरी करना पड़ेगा। अगर अगले 24 घंटों में 5 लाख रुपए का इंतजाम न हुआ तो हम उनकी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। सोचने का वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन 5 लाख रुपए? वनीजा के पास तो इस वक्त हॉस्पिटल की कैंटीन से चाय पीने के पैसे भी मुश्किल से पूरे हो रहे थे। वह एक मिडिल क्लास लड़की थी, जिसका इस दुनिया में अपनी मां के सिवा कोई नहीं था। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वनीजा ने मुड़कर देखा। वह उसकी कंपनी की बॉस थी, श्रीमती शाहीन, एक अमीर रौबदार बिजनेस वुमन। श्रीमती शाहीन ने वनीजा के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। तुम्हारी मां की सर्जरी मैं करवा दूंगी, शाहीन बेगम ने कहा। उनका लहजा बहुत कारोबारी था। और न सिर्फ यह सर्जरी, बल्कि साथ में 5 लाख रुपए भी दूंगी नकद। लेकिन बदले में तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। वनीजा का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने हैरत और सदमे से बॉस की तरफ देखा। शादी? लेकिन मैडम, आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा आरीज, शाहीन बेगम ने बात काटते हुए कहा। तुम्हें तो मालूम है कि वह 1 महीने से कोमा में है। काजी पंडित बेड पर मौजूद होगा, जहां से उसका निकाह शादी करवाना है। वनीजा सोच में पड़ गई। एक ऐसा लड़का जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जो बेड से उठ भी नहीं सकता, उससे शादी? लेकिन दूसरी तरफ उसकी मां की जिंदगी का सवाल था। मां के इलाज के लिए उसने हां कर दी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। बस जैसे ही वनीजा ने हां की, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शाहीन बेगम उसे फौरन हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वीआईपी रूम में ले गई। कमरे के अंदर का मंजर देखकर वनीजा के पांवों तले से जमीन निकल गई। वहां वाकई एक मौलवी साहब बैठे हुए थे। बेड पर एक नौजवान लेटा हुआ था, जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और हार्ट मॉनिटर की बीप बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह आरीज था, शाहीन बेगम का इकलौता बेटा, जो शहर का माना हुआ बिजनेस टाइकून था, मगर आज बेजान पड़ा था। वनीजा, यहां साइन करो, शाहीन बेगम ने पेपर्स आगे किए। वनीजा ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा। उसने एक नजर बेड पर लेटे आरीज को देखा। वह वाकई बिल्कुल बेहोश था। सर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वनीजा ने रोते हुए साइन कर दी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। वनीजा अब आरीज की पत्नी बन चुकी थी। शादी के फौरन बाद शाहीन बेगम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, जो वनीजा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह खामोश खड़ी डर से कांप रही थी। शाहीन बेगम ने वनीजा की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, चलो जान छूटी, मेरी तरफ से कोमा में ही पड़ा रहे वह। वनीजा ने हैरत से अपनी सास को देखा। एक मां अपने बेटे के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है? शाहीन बेगम ने अपना पर्स उठाया और बिल्कुल इत्मीनान से सोफे पर लेट गईं, जैसे उनके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने वनीजा की तरफ देखे बिना कहा, उठकर अंदर से दरवाजा लॉक करो, दरवाजा लॉक करो। वह भारी मर्दाना लहजा सुनकर वनीजा ने घबराकर बेड की तरफ देखा। डर से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बेड पर सामने कोमा में पड़ा रहने वाला नौजवान आरीज अब बेड पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था। उसने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाकर साइड पर फेंक दिया था और अपने सर की पट्टियां भी नोचकर अलग कर दी थीं। वनीजा के तो जैसे होश ही उड़ गए। वह चंद कदम पीछे हटी। आप आप तो कोमा में थे? आरीज ने उसे गुस्से और गहरी नजरों से घूरा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत मगर गुस्से से लाल था। उसने बोला, सुनाई नहीं दिया? रूम लॉक करो। वनीजा ने कांपते हुए हाथों से कमरे का मेन डोर अंदर से लॉक कर दिया। जब वह मुड़ी तो आरीज बेड से नीचे उतर चुका था। वह बिल्कुल लंबा, फिट और सेहतमंद लग रहा था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह 1 महीने से हॉस्पिटल में था। शाहीन बेगम जो सोफे पर लेटी हुई थी, वह भी उठकर बैठ गई और मुस्कुराकर आरीज को देखने लगी।
देखा आरीज, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब यह लड़की कानूनी तौर पर तुम्हारी पत्नी है, शाहीन बेगम ने कहा। आरीज चलता हुआ वनीजा के बिल्कुल करीब आया। उसका कद इतना लंबा था कि वनीजा को उसका चेहरा देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ी। आरीज की आंखों में वनीजा के लिए शदीद, बहुत नफरत और गुस्सा था। तो तुम हो वह लालची लड़की जिसने पैसों के लिए एक मरते हुए इंसान से भी शादी करने की हां कर दी? आरीज की आवाज में जहर घुला हुआ था। मैं लालची नहीं हूं, मेरी मां हॉस्पिटल में। वनीजा ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन आरीज ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। शट अप, आरीज ने गुस्से से कहा। मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी। तुमने पैसों के लिए ये डील की है तो अब याद रखना, ये शादी तुम्हारे लिए एक जेल बनने वाली है। वनीजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या गेम खेली गई है। आरीज अगर ठीक था तो उसने कोमा का नाटक क्यों किया, और शाहीन बेगम ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर उसे इस धोखे में क्यों रखा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आरीज ने जब वनीजा का हाथ झटका तो वह पीछे दीवार से जा लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस हॉस्पिटल में वह अपनी मां की जिंदगी की भीख मांग रही थी, वहीं उसकी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सौदा हो जाएगा। शाहीन बेगम सोफे से उठी और अपने महंगे हैंडबैग से पैसों का एक बड़ा पैकेट निकालकर वनीजा के सामने टेबल पर रख दिया। ये लो वनीजा, तुम्हारी मां की सर्जरी के 5 लाख रुपए, शाहीन बेगम ने कहा। उनके लहजे में अब वह हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी जो बाहर कॉरिडोर में थी। और बाकी के 5 लाख रुपए तुम्हारी मां के ठीक होने के बाद मिलेंगे। अब तुम हमारे घर चलोगी बतौर आरीज की वाइफ। लेकिन मैडम, अगर आरीज साहब बिल्कुल ठीक हैं तो आपने सबके सामने उनके कोमा में होने का झूठ क्यों बोला, और मुझ जैसी गरीब लड़की से ही शादी क्यों करवाई? वनीजा ने रोते हुए अपने दिल का डर जुबान पर लाया। आरीज ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ वनीजा की तरफ देखा। उसने अपनी शर्ट के कफलिंग्स दुरुस्त करते हुए कहा, तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं है वनीजा। तुम्हारा काम पैसे लेना था जो तुम्हें मिल गए। अब तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी जैसी होगी जिसे दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनकर रहना है। अगर तुमने बाहर किसी को भी यह बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और कोमा का सिर्फ एक ड्रामा था, तो याद रखना, तुम्हारी मां का इलाज उसी वक्त रोक दिया जाएगा। यह धमकी वनीजा के लिए काफी थी। वह अपनी मां की जिंदगी पर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने खामोशी से सर झुका लिया और पैसों का पैकेट उठाकर हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा कराने चली गई ताकि उसकी मां का ऑपरेशन शुरू हो सके। जब वनीजा कमरे से बाहर चली गई तो आरिज ने गुस्से से बेड पर मुक्का मारा। मॉम, मुझे इस मिडिल क्लास लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? हम किसी मॉडल या अपनी क्लास की लड़की को भी तो इस ड्रामे में शामिल कर सकते थे। शाहीन बेगम ने आरिज के सर पर हाथ फेरा और समझाते हुए बोली, तुम बिजनेस समझते हो आरिज, लेकिन दुनियादारी नहीं। तुम्हारे दादा की वसीयत के मुताबिक तुम्हें बिजनेस की 50% प्रॉपर्टी और शेयर्स तभी मिल सकते हैं जब तुम्हारी शादी तुम्हारी 25वीं बर्थडे से पहले हो जाए, और तुम्हारे चचेरे भाई जुबैर की नजरें इसी प्रॉपर्टी पर हैं। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, अगर हम किसी अमीर घराने की लड़की लाते तो वह जुबैर के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई भी गेम खेल सकती थी या तलाक के वक्त आधी जायदाद मांग लेती। लेकिन ये वनीजा, ये मजबूर है, गरीब है, इसकी मां की जिंदगी हमारे हाथ में है। ये कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगी और न ही कभी जायदाद में हिस्सा मांगेगी। 1 साल बाद जब तुम्हें जायदाद मिल जाएगी तो हम इसे तलाक देकर फौरिक अलग कर देंगे। आरिज ने गहरा सांस लिया। उसके दिमाग में जुबैर का चेहरा घूम गया। जुबैर ने ही 1 महीने पहले आरिज पर हमला करवाया था ताकि आरिज रास्ते से हट जाए, लेकिन आरिज बच गया और उसने खुद को बचाने और जुबैर को फंसाने के लिए कोमा का यह ड्रामा रचा था। ठीक है मॉम, लेकिन मैं इस लड़की को अपने करीब आने की इजाजत कभी नहीं दूंगा, आरिज ने ठंडे लहजे में कहा। रात के 12 बजे वनीजा अपनी मां का ऑपरेशन कामयाब होने के बाद
शाहीन बेगम के साथ उनके बहुत बड़े और खूबसूरत महल जैसे घर पहुंच गई। वह घर बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही खामोश और रहस्यमयी लग रहा था। शाहीन बेगम ने वनीजा को आरीज के कमरे का रास्ता दिखाया। आज से यह तुम्हारा कमरा है, याद रहे। नौकरों के सामने तुम आरीज की केयरटेकर और पत्नी हो, इसलिए तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। वनीजा ने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला। कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें महंगा फर्नीचर, एक बड़ा किंग साइज बेड और एक साइड पर शीशे की बड़ी विंडो थी, जहां से पूरा शहर नजर आ रहा था। आरिस पहले से ही वहां मौजूद था। वह व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, क्योंकि नौकरों की नजर में वह अभी भी बीमार था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह व्हील चेयर से खड़ा हो गया और वनीजा की तरफ बढ़ा। ये लो, आरिज ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कुछ कंबल और तकिया वनीजा की तरफ फेंका। तुम्हारी जगह वह सोफा है, मेरे बेड के करीब आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, सुबह 6 बजे मुझे ब्लैक कॉफी तैयार मिलनी चाहिए। वनीजा ने खामोशी से कंबल उठाया। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर कंबल पर गिरा। उसने सोफे पर लेटते हुए अपने नसीब पर अफसोस किया। एक तरफ उसकी मां हॉस्पिटल में अकेली थी और दूसरी तरफ वह खुद एक ऐसे इंसान के साथ बंधी हुई थी जो उससे शदीद नफरत करता था। अभी वनीजा की आंख लगी ही थी कि रात के 2 बजे अचानक पूरे घर में शोर मच गया। नीचे से किसी के चिल्लाने और गार्ड्स के भागने की आवाजें आने लगीं। आरिस फौरन बेड से उठा और उसने गन निकाली। जुबैर आ गया है, आरिस ने दांत पीसते हुए कहा। पूरे घर में गार्ड्स के भागने की आवाजें आ रही थीं। आरिस हाथ में गन लिए विंडो के करीब खड़ा था और बाहर का मंजर देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन वनीजा खौफ के मारे सोफे पर सिमट कर बैठ गई थी। आरिस, बाहर कौन है? वनीजा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। शट अप और बिल्कुल खामोश बैठो। आरिस ने पीछे मुड़े बिना उसे डांटा। मेरा चचेरा भाई जुबैर नीचे पहुंच चुका है। वह यह चेक करने आया है कि मैं वाकई कोमा में हूं या सिर्फ ड्रामा कर रहा हूं। अगर उसे जरा सा भी अश्क्यू हुआ तो वह मुझे और मेरी मॉम को जान से मार देगा। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शाहीन बेगम की आवाज आई। आरिस, दरवाजा खोलो। जुबैर पुलिस और अपने डॉक्टर्स को लेकर जबरदस्ती अंदर घुस आया है। आरिस ने जल्दी से गन को तकिए के नीचे छुपाया और खुद बेड पर लेटकर दोबारा ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिल्कुल बेजान हो गया। उसने वनीजा को इशारा किया कि वह दरवाजा खोले। वनीजा ने गहरा सांस लिया, अपने आंसू साफ किए और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक लंबा चालाक चेहरे वाला नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। ये जुबैर था। उसके साथ 2 पुलिस वाले और एक प्राइवेट डॉक्टर भी था। अरे वाह चची जान, आपने तो रातों रात आरिस की शादी भी करवा दी। जुबैर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ शाहीन बेगम की तरफ देखा और फिर वनीजा को घूरा। तो तुम हो हमारी नई भाभी? वैसे मुझे शक है कि मेरा भाई आरिस कोमा में नहीं है, बल्कि आप लोग जायदाद बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे डॉक्टर को चेक करने दें कि आरिस वाकई बेहोश है या नहीं। शाहीन बेगम का चेहरा डर से सफेद हो गया, क्योंकि अगर डॉक्टर ने आरिस की नब्ज और हार्ट बीट चेक की तो पता चल जाएगा कि वह बिल्कुल नॉर्मल और होश में है। तभी वनीजा आगे बढ़ी। उसने जुबैर के सामने खड़े होकर गुस्से से कहा, मिस्टर जुबैर, आपको शर्म आनी चाहिए। एक भाई हॉस्पिटल से अभी घर ट्रांसफर हुआ है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और आप आधी रात को पुलिस लेकर तमाशा करने आ गए। अगर डॉक्टर के चेक करने से मेरे पति की हालत खराब हुई या उनकी ऑक्सीजन सप्लाई में कोई मसला हुआ तो मैं मीडिया को बुलाकर आप पर केस कर दूंगी कि आप जायदाद के लिए अपने भाई को मारना चाहते हैं। वनीजा की यह जुर्रत देखकर जुबैर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। पुलिस वाले भी पीछे हट गए। सर, बात कोर्ट और मीडिया तक जाएगी, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर ने जुबैर से कहा। जुबैर ने दांत पीसते हुए आरिस की तरफ देखा, जो बेड पर बिल्कुल साकित शांत लेटा हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं नजर रखूंगा। अगर ये ड्रामा हुआ तो मैं सबको जेल भिजवाऊंगा।
जुबैर गुस्से से पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और पुलिस भी उसके साथ चली गई। जब सब चले गए और नीचे गाड़ियों के जाने की आवाज आई तो आरिस ने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाया और बेड पर बैठ गया। उसने वनीजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वह पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हैरत थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस मिडिल क्लास लड़की को वह लालची समझ रहा था, उसने इतनी अक्लमंदी से जुबैर को भगा दिया। थैंक्स, आरिस ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा। वनीजा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। मुझे आपके थैंक्स की जरूरत नहीं है आरिस साहब। मैंने ये सब आपके लिए नहीं, बल्कि अपनी मां के लिए किया है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता तो शाहीन बेगम मेरी मां का इलाज रोक देती। आरिस बेड से उठकर सोफे के करीब आया। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम सोच रही होगी कि मैं इतना संगदिल क्यों हूं। जुबैर ने मेरे बाप को धोखे से मारा था वनीजा, और 1 महीने पहले उसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया ताकि मैं भी मर जाऊं और दादा की सारी जायदाद उसे मिल जाए। मैं सिर्फ अपनी और अपनी मॉम की जिंदगी बचाने के लिए यह सब कर रहा हूं, क्योंकि कानून सबूत मांगता है और सबूत मेरे पास अभी नहीं है। वनीजा ने आरिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और अपने बाप को खोने का दर्द साफ नजर आ रहा था। वनीजा का दिल थोड़ा सा नर्म हुआ, मगर उसे याद था कि इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ 1 साल के लिए एक डील की तरह है। अगली सुबह वनीजा जल्दी उठ गई। उसने किचन में जाकर आरिस के कहे मुताबिक ब्लैक कॉफी तैयार की और कमरे में ले आई। आरिस इस वक्त व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, क्योंकि नौकर कमरे की सफाई करने आने वाले थे। जैसे ही नौकर बाहर गया, आरिस ने कॉफी का मग उठाया और एक घूंट लिया। कॉफी अच्छी है, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। तभी शाहीन बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। आरिस, जुबैर ने हमारे बिजनेस अकाउंट्स फ्रीज करवाने के लिए कोर्ट में केस कर दिया है। हमें आज ही वनीजा को लेकर लॉयर के पास जाना होगा, ताकि यह साबित कर सके कि तुम शादीशुदा हो और जायदाद पर तुम्हारा पूरा हक है। आरिस ने वनीजा की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो वनीजा? आज दुनिया के सामने तुम्हें मेरी पत्नी बनकर लॉयर के सामने बयानात देने होंगे। वनीजा ने गहरा सांस लिया। वह दलदल में इतनी दूर निकल आई थी कि अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था। मैं तैयार हूं, उसने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन वनीजा ये नहीं जानती थी कि जुबैर ने लॉयर के ऑफिस के बाहर पहले ही अपने गुंडे भेज रखे थे, ताकि वह वनीजा को लॉयर तक पहुंचने ही न दे। आरिस की काली चमकती हुई गाड़ी हॉस्पिटल और मेन रोड को पीछे छोड़ते हुए लॉयर के ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी आरिस का खास ड्राइवर चला रहा था, जबकि पीछे वाली सीट पर आरिस और वनीजा बैठे हुए थे। आरिस इस वक्त भी एक मरीज का रूप धारे हुए था, लेकिन उसकी तेज नजरें बाहर सड़क पर लगी गाड़ियों का पीछा कर रही थीं। वनीजा, लॉयर के सामने तुम्हें बस वही कहना है जो मैंने समझाया है। घबराना बिल्कुल नहीं, आरिस ने धीमी आवाज में कहा। वनीजा ने अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों पर लपेटते हुए सर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे जुबैर से डर लग रहा है। वह बहुत खतरनाक इंसान है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आरिस के मुंह से यह जुमला इतने यकीन से निकला कि वनीजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस सख्त दिल बिजनेसमैन के लहजे में पहली बार अपने लिए एक हिफाजत, सुरक्षा का एहसास पाकर वनीजा का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। तभी ड्राइवर ने घबराकर शीशे में देखा। सर, पीछे 2 बाइक्स और एक काली गाड़ी लगातार हमारा पीछा कर रही है। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आरिस की आंखें फौरन शातिराना चमक से भर गईं। ड्राइवर, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और मेन हाईवे के बजाय अंदर की तंग गलियों का रास्ता लो। पीछे आने वाले गुंडों ने जब देखा कि आरिस की गाड़ी अलर्ट हो गई है, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर वनीजा ने खौफ से एक चीख मारी और नीचे की तरफ झुक गई। वनीजा, नीचे रहो, आरिस ने चिल्लाया। वह खुद व्हील चेयर और बीमारी का नाटक भूलकर सीट से नीचे झुका और वनीजा को अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में ले लिया। वनीजा का चेहरा
आरीज के सीने से जा लगा, जहां उसे आरीज के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। इस खौफनाक माहौल में भी आरीज का यह स्पर्श उसे एक अजीब सा सुकून दे गया। ड्राइवर ने कमाल महारत से गाड़ी को एक तंग गली में मोड़ा और गुंडों की गाड़ी एक ट्रक के सामने आने की वजह से पीछे ही फंस गई। आरीज की गाड़ी कामयाबी से लॉयर के ऑफिस के बैकडोर पर जा रुकी। लॉयर के केबिन के अंदर का माहौल बहुत संजीदा था। शाहीन बेगम पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वकील ने शादी के कागजात और वनीजा के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह चेक किया। मिस्टर आरीज, आपकी शादी कानूनी तौर पर बिल्कुल पक्की है। चूंकि आपकी शादी आपकी 25वीं बर्थडे से पहले हो चुकी है, इसलिए दादा की वसीयत के मुताबिक 50% जायदाद अब ऑफिशियली आपके नाम ट्रांसफर की जा रही है। वकील ने फाइल पर साइन करते हुए कहा। उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और जुबैर गुस्से से तलमलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ये नहीं हो सकता, ये शादी एक फ्रॉड है। आरीज तो कोमा में है, वह साइन कैसे कर सकता है? जुबैर ने चिल्लाते हुए कहा। वकील ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ जुबैर की तरफ देखा। मिस्टर जुबैर, कानून सबूत मांगता है। आरीज के अंगूठे के निशान और दस्तखत मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में लिए गए हैं और उनकी वाइफ वनीजा ने खुद कोर्ट के सामने हल्फिया बयान दिया है। अब आप बिजनेस अकाउंट्स फरीज नहीं करवा सकते। जुबैर ने शिकस्त खुर्दा हारे हुए नजरों से वनीजा की तरफ देखा, जैसे वह उसे खामोश नजरों से जान से मार देने की धमकी दे रहा हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है लड़की। शाहीन बेगम और आरीज के साथ खड़े होकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। सिक्योरिटी, मिस्टर जुबैर को बाहर निकालें। लॉयर ने फौरन ऑर्डर दिया और गार्ड्स ने जुबैर को जबरदस्ती कमरे से बाहर कर दिया। कामयाबी के बाद जब सब घर वापस आए तो शाहीन बेगम बहुत खुश थी। उन्होंने वनीजा को गले से लगा लिया। वनीजा, आज तुमने मेरा बेटा और मेरा बिजनेस दोनों बचा लिए। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रात को जब वनीजा कमरे में आई तो आरीज खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। वनीजा को देखकर उसने सिगरेट बुझा दी। आज जो कुछ रास्ते में हुआ उसके लिए थैंक्स। तुमने वाकई अपनी जान खतरे में डालकर मेरा साथ दिया। आरीज ने सोफे पर बैठी वनीजा के करीब आकर कहा। वनीजा ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। मैंने आपसे कहा था ना आरीज साहब, मैं अब इस डील का हिस्सा हूं और मैं धोखेबाजी नहीं करती। आरिस ने वनीजा के मासूम चेहरे को देखा। उसके दिल में जो नफरत वनीजा के लिए थी, वह अब आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे एहसास और मोहब्बत में बदल रही थी, जिसे वह खुद भी मानने से डर रहा था। तभी आरिस के फोन पर एक गुमनाम नंबर से मैसेज आया। आरिस ने मैसेज खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज में लिखा था, आरिस, तुम जायदाद तो जीत गए, लेकिन अपनी पत्नी की मां को कैसे बचाओगे? वह हॉस्पिटल में हमारे कब्जे में है। आरीज के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वनीजा ने घबराकर आरीज की तरफ देखा। क्या हुआ आरीज? आरीज के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरा तो वनीजा का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से नीचे झुककर फोन उठाया और स्क्रीन पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ते ही वनीजा के पांवों तले से जमीन निकल गई। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। मेरी मां! आरीज, उन्होंने मेरी मां को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि जुबैर बहुत खतरनाक है। वो आरीज के कॉलर को पकड़कर रोने लगी। आरीज ने फौरन वनीजा के दोनों कंधे पकड़कर उसे झकझोरा। वनीजा, खुद को संभालो, रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनो, जुबैर ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रहा है। वह तुम्हारी मां को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वह जायदाद से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। आरिस ने फौरन अपना दूसरा फोन निकाला और अपने सिक्योरिटी चीफ को कॉल मिलाई। रहमान, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम कहां थी? जुबैर के गुंडे वनीजा की मदर को वहां से ले गए और तुम लोगों को पता भी नहीं चला? मुझे अगले 10 मिनट में उस लोकेशन का पता चाहिए जहां उन्हें रखा गया है। आरिस की आवाज में इस वक्त इतना गुस्सा था कि पूरा कमरा गूंज उठा। शाहीन बेगम भी शोर सुनकर कमरे में आ चुकी थी।
जब उन्हें पता चला तो वह भी परेशान हो गई। आरिज, जुबैर पागल हो चुका है, वह जायदाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम खुद वहां मत जाओ, पुलिस को फोन करो। नहीं मॉम, आरिज ने अपनी जैकेट पहनते हुए कहा। अगर पुलिस गई तो जुबैर डरकर कोई गलत कदम उठा सकता है। मुझे खुद जाना होगा। वनीजा, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठोगी, लेकिन तुम बाहर ही रहोगी। उसी वक्त रहमान का फोन आया। सर, जुबैर के गुंडों की गाड़ी को शहर के पुराने बाईपास के पास एक वीरान गोदाम की तरफ जाते देखा गया है। हमारी टीम वहां पहुंच रही है। मैं भी आ रहा हूं। आरिज ने फोन बंद किया, अपनी गन लोड की और वनीजा का हाथ पकड़कर नीचे गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी रात के अंधेरे को चीरती हुई बाईपास की तरफ उड़ रही थी। वनीजा बराबर वाली सीट पर बैठी लगातार दुआ मांग रही थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी मां ही तो थी, और आज वह भी एक गंदी बिजनेस डील की वजह से खतरे में थी। उसने आरिज की तरफ देखा, जो पूरी तवज्जो ध्यान से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों में वनीजा की मां को बचाने की एक तड़प थी, जैसे वह सिर्फ वनीजा का पति होने का फर्ज नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज पर अमल कर रहा हो। काली गाड़ी वीरान गोदाम से कुछ दूर झाड़ियों के पीछे आकर रुक गई। आरिज ने ड्राइवर को इशारा किया कि वह वनीजा के साथ गाड़ी में ही रहे। आरिज, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, वनीजा की आवाज में आरिज के लिए सच्ची फिक्र थी। आरिज ने मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारी मां को सही सलामत लाना अब मेरी जिम्मेदारी है वनीजा। वह गाड़ी से उतरा और अंधेरे में गायब हो गया। गोदाम के अंदर वनीजा की मां एक व्हील चेयर पर बेहोश बैठी थी और उनके गिर्द 3 गुंडे खड़े थे। जुबैर वहां मौजूद नहीं था। वह फोन पर अपने गुंडों को गाइड कर रहा था। जैसे ही आरिज के साइन किए हुए जायदाद के पेपर्स मेरे हाथ में आएंगे, इस बुढ़िया को यहीं खत्म कर देना। जुबैर की आवाज फोन के स्पीकर पर आ रही थी। वह पेपर्स कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे जुबैर। अचानक गोदाम का मेन गेट जोरदार धमाके से खुला और आरिज अपने गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। गुंडों ने फौरन पोजीशन संभाली और फायरिंग शुरू हो गई। आरिज ने एक पिलर के पीछे पनाह ली और जवाबी फायरिंग करते हुए एक गुंडे के पांव पर गोली मारी। रहमान और बाकी गार्ड्स ने बाकी 2 गुंडों को दबोच लिया। आरिज भागता हुआ वनीजा की मां के पास पहुंचा और उनकी नब्ज चेक की। वह सांस ले रही थी, बस उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। आरिज ने फौरन वनीजा को फोन किया। वनीजा, अंदर आ जाओ, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है। वनीजा भागती हुई अंदर आई और अपनी मां को गले से लगाकर रोने लगी। उसने उठकर आरिज की तरफ देखा। आरिज के बाजू पर एक गोली छूकर गुजरी थी, जहां से खून बह रहा था। आरिज, आपको गोली लगी है। वनीजा ने घबराकर अपना दुपट्टा फाड़ा और आरिज के जख्म पर बांधने लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, और इस बार इन नजरों में कोई डील, कोई शर्त या कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम, सम्मान था। गोदाम के अंदर की लाइट्स मध्यम थीं, लेकिन वनीजा की आंखों में इस वक्त आरिज के लिए सच्ची फिक्र साफ चमक रही थी। उसने अपने दुपट्टे का टुकड़ा आरिज के जख्मी बाजू पर लपेटा और उसे नरमी से बांध दिया। आरिज खामोशी से वनीजा के मासूम चेहरे को देख रहा था, जो अभी कुछ देर पहले तक डर से रो रही थी, लेकिन अब उसकी पूरी तवज्जो आरिज का दर्द कम करने पर थी। दर्द हो रहा है? वनीजा ने पट्टी बांधने के बाद आहिस्ता से पूछा। तुम्हारे हाथ लगाने के बाद अब बिल्कुल नहीं हो रहा, आरिज ने गहरी और धीमी आवाज में कहा। वनीजा ने शर्माकर अपनी नजरें झुका लीं। आरिज ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत नरमी से बोला, वनीजा, मैंने जिंदगी में हमेशा हर रिश्ते को एक डील समझा था। मुझे लगता था कि दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए करीब आता है, लेकिन आज जब तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें लालची समझा। वनीजा की आंखों में दोबारा आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। आरिज साहब, मैं सिर्फ अपनी मां को बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे आपकी फिक्र भी होने लगी है। आरिज ने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए। अब परेशान मत हो, रहमान और गार्ड्स तुम्हारी मदर को
हॉस्पिटल के एक और सुरक्षित वीआईपी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां जुबैर का कोई बंदा भी नहीं पहुंच सकता। और अब जुबैर के खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ जुबैर अपने शानदार अपार्टमेंट में ग्लास हाथ में लिए बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके फोन पर जब गुंडों का कोई जवाब नहीं आया तो वह समझ गया कि आरीज ने उसका यह प्लान भी फेल कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? जुबैर ने गुस्से से ग्लास दीवार पर मारकर तोड़ दिया। आरीज तो कोमा में था, वह इतनी जल्दी कैसे एक्शन में आ सकता है? इसका मतलब है शाहीन बेगम और आरीज शुरू से मेरे साथ गेम खेल रहे थे। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसका एक खास आदमी अंदर आया। सर, पुलिस गोदाम तक पहुंच चुकी है और आपके गुंडों ने आपका नाम ले लिया है। पुलिस किसी भी वक्त यहां आती होगी, आपको फौरन शहर से निकलना होगा। जुबैर के चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट आई। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर आरीज ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं उसकी जड़ ही काट दूंगा। मुझे पता है कि अब आरीज की सबसे बड़ी कमजोरी वह मिडिल क्लास लड़की वनीजा है। मैं उस घर पर हमला करूंगा जहां शाहीन बेगम अकेली है। जुबैर कानून और पुलिस से बचने के बजाय पागलपन की हद तक आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अपने बाकी गुंडों की टीम को अलर्ट कर दिया। रात के 3 बज रहे थे। आरिस और वनीजा हॉस्पिटल में वनीजा की मां को डॉक्टर्स की निगरानी में छोड़कर वापस घर पहुंचे ही थे कि उन्हें घर के बाहर गार्ड्स गायब मिले। आरिस, कुछ गड़बड़ है। वनीजा ने डरते हुए आरिस का हाथ पकड़ लिया। आरिस ने फौरन अपनी गन निकाली। वनीजा, गाड़ी के अंदर ही रहो और डोर लॉक कर लो। जैसे ही आरिस घर के मेन हॉल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि शाहीन बेगम सोफे पर बैठी थीं और जुबैर उनके सर पर गन ताने खड़ा था। कमरे में सामान बिखरा हुआ था और गार्ड्स जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे। आओ आओ आरिस भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जुबैर ने जनूनी अंदाज में हंसते हुए कहा। अपनी गन नीचे फेंक दो, वरना मैं चची जान का भेजा यहीं उड़ा दूंगा। आरिस ने खामोशी से अपनी गन नीचे फर्श पर फेंक दी। जुबैर, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मॉम को छोड़ दो। तुम्हें जायदाद चाहिए ना? मैं सब तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं। अब बहुत देर हो चुकी है आरिस, मुझे जायदाद भी चाहिए और तुम्हारी मौत भी। जुबैर ने जैसे ही गन का ट्रिगर दबाने की कोशिश की, बाहर से वनीजा ने गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाना शुरू कर दिया, जिससे जुबैर का ध्यान 1 सेकंड के लिए भटक गया। उसी 1 सेकंड का फायदा उठाकर आरिज शेर की तरह जुबैर पर झपटा। उसने जुबैर का हाथ मरोड़ा और गन दूर जा गिरी। आरिज ने जुबैर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे जुबैर चकराकर जमीन पर गिर गया। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई घर के लॉन में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने सिक्योरिटी टीम के साथ अंदर आकर जुबैर को हथकड़ियां लगा दी। मिस्टर जुबैर, आप पर अपहरण, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के मामलों में आपको गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने कहा और जुबैर को घसीटते हुए बाहर ले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब शाहाना महल के कमरे में पहुंची तो हर तरफ एक पुरस्कून शांत माहौल था। जुबैर जेल जा चुका था और तमाम अकाउंट्स और जायदाद अब ऑफिशियली आरिस के कंट्रोल में आ चुकी थी। वनीजा खिड़की के पास खड़ी चाय का मग हाथ में लिए बाहर का मंजर देख रही थी। तभी आरिस पीछे से आया और उसने वनीजा के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया है वनीजा, तुम्हारी मदर भी अब बिल्कुल खतरे से बाहर है और कल उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आरिस ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वनीजा ने मुड़कर आरिस को देखा। थैंक यू आरिस साहब, सब कुछ करने के लिए। अब चूंकि डील पूरी हो चुकी है और जुबैर का खतरा भी खत्म हो गया है, तो मैं अपनी मां के साथ वापस अपने घर चली जाती हूं। वनीजा ने जैसे ही यह कहा, आरिस ने फौरन उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कौन सी डील वनीजा? वह डील तो खत्म हो चुकी, लेकिन यह जो दिलों का रिश्ता जुड़ा है उसका क्या? अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की मालकिन हो
और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी सच्ची पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी? वनीजा के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उसने शर्माते हुए अपना सर आरीज के सीने पर रख दिया और इस तरह नफरत और मजबूरी से शुरू होने वाला यह सफर हमेशा के लिए मोहब्बत के एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गया।